नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखो, कल अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने अध्याय 1 कंप्लीट कर लिया था, पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज मैं अध्याय 2 चालू करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को आप अंत तक अच्छे से ध्यान लगाकर सुनिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। देखना, ये जो चैप्टर है वो चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो इस चैप्टर के जितने भी वीडियो हैं उन वीडियो को एक दूसरे वीडियो से अटैच होंगे, तो उन्हें मतलब आप पूरे ध्यान से सुनोगे तो ये आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है। बाकी इतना हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है और आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो, अध्याय 2, इस अध्याय में अपन क्या पढ़ेंगे कि जो पुष्पीय पौधे होते हैं, चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। देखो, अपना टॉपिक क्या है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि जो पुष्पीय जो पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन की क्रिया कैसे होती है, कौन से पार्ट में होती है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, प्रत्येक भाग का निर्माण कैसे होता है, नर जनन अंग कौन सा होता है, मादा जनन अंग कौन सा होता है, उन नर और मादा जनकों से नए बीज का निर्माण कैसे होता है, फल का निर्माण कैसे होता है, फल की भित्ति का निर्माण कैसे होता है, परागण की क्रिया कैसे होती है, इन सब बातों के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, अपने पिछले वीडियो में एक बात तो पढ़ ली थी कि लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन के दौरान क्या होता है कि एक नर युग्मक होगा, एक मादा युग्मक होगा। नर और मादा युग्मक दोनों के मिलन से एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है और इससे जो बनने वाली संतति होती है वो अपने जनक से क्या होती है, भिन्न होती है, तो वो लैंगिक जनन होता है। अच्छा, पुष्पीय पादपों या मतलब आवर्तबीजी पादपों की बात करें तो उनमें जनन कौन सी विधि द्वारा होता है, लैंगिक विधि द्वारा होता है। तो अपना पहला क्वेश्चन तो इसके नाम में ही तैयार हो जाता है कि जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें जनन कौन सी विधि द्वारा होता है। तो आप क्या बताओगे कि लैंगिक विधि द्वारा होता है। कौन सी विधि द्वारा होगा, लैंगिक विधि द्वारा। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें जनन लैंगिक विधि द्वारा तो होता है, लेकिन उन पौधों में लैंगिक अंग कौन से होते हैं, कि वो कौन से अंग होते हैं जिनमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया कौन से अंग में होगी, पौधे के पुष्प भाग में होगी। कौन से भाग में होगी, पुष्प भाग में। तो इसके नाम से 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं कि पुष्पीय पादपों में जनन कौन सी विधि द्वारा होता है, लैंगिक विधि द्वारा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन अंग कौन सा होता है। तो कौन सा होगा आपका, पौधे का पुष्प जो होता है वो ही लैंगिक जनन अंग होता है। अब ये पुष्प क्या होता है जैसे देखो, ये एक पौधा है और इस पौधे पे ये शाखाएं हैं, इस प्रकार से शाखाएं निकली हुई हैं। इन शाखाओं के जो अंतिम छोर होते हैं यहाँ पर इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से ये पुष्प लगे होते हैं। तो इस ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पर्रोह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पर्रोह। और पर्रोह के ऊपर ये पुष्प लगे हुए हैं, तो इसका मतलब पुष्प को क्या कहा जाता है कि पर्रोह का क्या है, ये रूपांतरित रूप है। इसलिए पुष्प को क्या बोलते हैं, रूपांतरित पर्रोह। पुष्प को क्या कहा जाता है, रूपांतरित पर्रोह। देखो, अपन लैंगिक जनन पुष्पों में स्टार्ट करने से पहले अपन पुष्प के बारे में पढ़े डिटेल से कि पुष्प है क्या, आखिर पुष्प में कितने चक्कर होते हैं, कौन सा पार्ट किस यूज में आता है। तो देखो, एक पुष्प के बारे में अगर अपन डिटेल से पढ़े तो सबसे पहले अपने को पुष्प के बारे में पता होना चाहिए कि पुष्प की स्ट्रक्चर क्या होती है, उस पुष्प में अपने को क्या क्या नजर आता है। देखो, एक बार मैं प्रैक्टिस के लिए आपको एक डायग्राम बनवा देता हूँ पुष्प का, और आप भी रफ नोटबुक निकाल करके उसमें साथ साथ ही से
बनाते जाइएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से बना पाओ। देखो इस प्रकार से एक लाइन को खींच के इस प्रकार नीचे की ओर घुमा दोगे, ऐसे एक नलिका बनाई, एक मटका बना दिया, साथ साथ बनाते जाइएगा। जितने भी बायो के डायग्राम होते हैं एक बार उनको आप नकल करके बना लो, एक बार अपने हाथ से बिना नकल किए बना लो, आप एग्जाम में आसानी से बना पाओगे। जब तक आप डायग्राम को हाथ से नहीं बनाओगे तब तक आप बोर्ड एग्जाम में उम्मीद भी मत करना कि हम एग्जाम में डायग्राम को सही कर पाएंगे। ये देखो पुष्प बनके तैयार हुआ। अब इस पुष्प का करना अपने को नामांकन। ये वाला लास्ट वाला पार्ट दिखाई दे रहा, इसे बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोला जाता है? बाह्य दलपुंज। इस वाले पार्ट को बोलते हैं दलपुंज। ये जो दिखाई दे रहा है ये इसका नरजनन अंग होता है, इसके ऊपर वाली टोपी होती है, इसको बोलते हैं परागकोश। और ये नलिकाकार संरचना दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं पुतंतु। और ये दोनों ही क्या हैं? इनको बोलते हैं पुमंग, यानी नर जनन अंग के भाग। ये वाली ऊपर टोपी के समान संरचना दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं व्रतिकाग्र। इस नलिका को बोलते हैं व्रतिका। इस वाले पार्ट को बोला जाता है अंडाशय। इसके जो अंदर ही आपको दिखाई दे रही है संरचना, इसे बोलते हैं बीजांड। और ये गांठ के समान संरचना दिखाई देती है, इसे बोलते हैं पुष्पासन। की पुष्प जिस आसन पे बैठा हो, पुष्पासन। और इसे बोलते हैं पुष्प व्रंत। और इसी भाग से ये देखो, ये कोई शाखा है, टहनी है, जिसपे पुष्प इस प्रकार से लगा हुआ है। ये पुष्प की स्ट्रक्चर है। अब इस पुष्प के बारे में अपन वर्णन करें या समझे तो देखो, पुष्प के बारे में जब अपन समझते जाए तो पुष्प सबसे पहला पॉइंट तो अपन ने पढ़ लिया था कि पुष्प क्या है? एक रूपांतरित पररोह है। पुष्प क्या है कि रूपांतरित पररोह है। इसी भाग में लैंगिक जनन की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। देखो पुष्प जो होता है, पुष्प का नीचे का जो पार्ट होता है, जहां से पुष्प पौधे की शाखा से जुड़ा हुआ होता है, ये कोई पौधे की शाखा है, इस शाखा से ये इस नलिकाकार संरचना से जुड़ा हुआ है। इस संरचना को बोलते हैं पुष्प व्रंत। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि पुष्प का कौन सा पार्ट है जो पुष्प को पौधे की शाखा से जोड़ के रखता है, वो पार्ट कौन सा होता है? पुष्प व्रंत होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप क्या बोलोगे कि पुष्प के सबसे नीचे का पार्ट जो उसे पौधे की शाखा से जोड़ के रखता है, उसे पुष्प व्रंत बोला जाता है। पुष्प व्रंत के जो ऊपर का भाग होता है, सब ऊपर का भाग एक फूली हुई संरचना के समान होता है या एक गांठ के समान संरचना होती है, उसको बोलते हैं पुष्पासन। और इसी पुष्पासन वाले भाग पर पुष्प के सारे चक्कर हैं। देखो बाह्य दलपुंज देखो इसी पे जुड़ा हुआ है, दलपुंज को देखोगे वो भी यहीं जुड़ा हुआ है। इसका पुंकेसर देखोगे या फिर मादा जननांग, नर जननांग, सारे के सारे पुष्पासन पे जुड़े हुए हैं।
तो अपन क्या बोल सकते हैं कि पुष्प रंग का ऊपर की ओर फुला हुआ पार्ट जिसपे पुष्प के सारे चक्कर जुड़े होते हैं वो होता है पुष्पासन होता है। अब देखो इससे ऊपर की बात करें तो पुष्प में 4 चक्कर होते हैं, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर और इनको मिलाकर जैसे वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, ये तीनों एक ही भाग के पार्ट होते हैं जिसको बोला जाता है जायांग। समझ रहे हो मेरी बात? तो पुष्प में कितने चक्कर होते हैं? पुष्प में 4 चक्कर पाए जाते हैं। कितने चक्कर पाए जाते हैं? 4 चक्कर पाए जाते हैं। ये जो 4 चक्कर होते हैं इन चारों चक्रों को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इन चारों चक्रों को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो होता है सहायक चक्र, एक होता है सहायक चक्र और एक होता है जनन चक्र। एक होता है सहायक चक्र और एक होता है जनन चक्र। जो सहायक चक्र होता है इसमें भी 2 पार्ट आते हैं, एक आता है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दूसरा पार्ट होता है इसका दलपुंज। जनन चक्र वाला पार्ट होता है ये भी 2 भागों में डिवाइड होता है, एक होता है पुमंग और एक होता है जायांग। समझ रहे हो मेरी बात? तो पुष्प में जो चक्कर होते हैं 4 चक्कर होते हैं, टोटल चक्रों की संख्या 4 होती है। ये जो चारों चक्कर हैं ये 2 भागों में डिवाइड होते हैं, एक भाग को बोलते हैं सहायक चक्र और एक भाग को बोला जाता है जनन चक्र। देखो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है सहायक चक्र कि पुष्प का वह चक्र जो लैंगिक जनन की क्रिया में सहायता करता है वो तो होता है सहायक चक्र, और जो चक्र लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है, जहाँ पे लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है, वो होता है उसका जनन चक्र। जो सहायक चक्र होता है इसके अंदर इसके बाहर वाले दोनों चक्र शामिल होंगे, और जो जनन चक्र होता है इसके अंदर इसके अंदर वाले दोनों चक्र शामिल होंगे। अब देखो प्रत्येक चक्र के बारे में अपन पढ़े, जैसे अपन बाह्य दलपुंज के बारे में पढ़े। देखो इस पुष्प में या फिर आपके घर में कोई भी पुष्प लगा है, गुड़हल का पुष्प है, धतूरे का पुष्प है, मतलब कोई भी पुष्प आपको नजर आए जो द्विलिंगी हो, अगर उस द्विलिंगी पुष्प को आप देखोगे तो ये आपको सारे के सारे चक्र दिखाई देंगे, और जिस पुष्प में ये चारों चक्र आपको दिखाई देंगे उस पुष्प को बोला जाता है पूर्ण पुष्प। तो पूर्ण पुष्प कौन से होते हैं कि वो पुष्प जिनमें पुष्प के चारों चक्कर प्रेजेंट हो, वो चक्र पुष्प होता है आपका पूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प का उदाहरण पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? जैसे आपने सरसों का पौधा कभी देखा हो, खेतों में सरसों काफी होते हैं अपने यहाँ पे, उस पुष्प को आप देखना, उसमें आपको चारों चक्कर नजर आएंगे। या फिर आप धतूरे के पुष्प को देख लेना, या फिर आप गुड़हल के पुष्प को देख सकते हो, उसमें आपको ये चारों पार्ट नजर आएंगे। मटर के पुष्प को देख सकते हो। तो सारे के सारे क्या होते हैं? पूर्ण पुष्प होते हैं। अगला अगर बात करें कि कोई ऐसा पुष्प जिनमें इन 4 चक्रों में से या तो नर जनन अंग अब्सेंट हो या फिर मादा जनन अंग अब्सेंट हो, कोई भी एक अब्सेंट हो, तो वो पुष्प पूरा नहीं है, क्योंकि उसमें चक्र पूरे नहीं है। तो उस पुष्प को क्या बोला जाता है? अपूर्ण पुष्प बोला जाता है। तो उस पुष्प को क्या बोलते हैं? अपूर्ण पुष्प। जैसे पिछले चैप्टर में अपने पढ़ा था कि जो पपीता होता है, जो पपीता होता है वो एक लिंगाश्रयी होता है, उसमें नर अलग होता है, मादा अलग होती है। तो अगर एक लिंगाश्रयी है, नर अलग है, मादा अलग है, तो एक ही पुष्प में दोनों चक्र एक साथ नहीं आ सकते, या तो नर वाला होगा या मादा वाला होगा, तो दोनों एक साथ नहीं है। तो पपीता क्या है? अपूर्ण पुष्प है। या फिर आप लौकी की बात करते हो, घर में सब्जी हलवा बनाते हो, वो लौकी, तो वो लौकी भी क्या है? एक अपूर्ण पुष्प का उदाहरण है। समझ रहे हो मेरी बात? कि वो पुष्प जिसमें चारों चक्र प्रेजेंट होंगे
वो पुष्प होगा आपका पूर्ण पुष्प। और या तो नर जनन अंग एब्सेंट होगा या मादा वाला पार्ट एब्सेंट होगा, तो वो क्या होगा, अपूर्ण पुष्प कहलाएगा। अब देखो बाह्य दलपुंज की बात करें तो आप फ्लोर को कभी भी आप ध्यान से देखना, फ्लोर का सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो इस प्रकार से आपको पत्ती सी नजर आएंगी, वो ग्रीन कलर का होगा, हरे रंग का होगा। तो पहली बात तो आप इसको देख के लिख सकते हो कि बाह्य दलपुंज होता है पुष्प का पहला चक्कर होता है, सबसे बाहर का चक्र होता है। जैसे फ्लोर है तो सबसे बाहर ही बाहर क्या होगा, बाह्य दलपुंज होगा। तो आप बोल सकते हो ये पुष्प का पहला चक्र होता है, पुष्प का पहला चक्र होता है और हरे रंग का होता है। समझ रहे हो मेरी बात के कलर में कैसा होता है, हरे कलर का होता है। दूसरी बात अपन देखें कि काम क्या करता है कि सबसे बाहर ही बाहर होता है। जैसे देखो सबसे बाहर ही बाहर होगा, जैसे आपके घर की बात करिए, अपने स्कूल की बात करें तो सबसे बाहर मतलब गेट के ऊपर गार्ड होगा, तो वो गार्ड क्या करता है, सबसे बाहर बैठा है, अपन लोग स्कूल के अंदर है, वो गेट के ऊपर है, तो वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्कूल के गार्ड यानी सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं। तो इस फ्लोर की बात करें तो इस फ्लोर में सबसे बाहर की ओर आपको क्या नजर आ रहा है, बाह्य दलपुंज। तो ये बाह्य दलपुंज क्या करते हैं, पुष्प की सुरक्षा का कार्य करते हैं। तो अंदर वाले जो भी चक्र होते हैं उनको क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तीसरी बात ये कि बाह्य दलपुंज, देखो आप इसी डायग्राम को देखोगे आपको ये नजर आ रहा है, आपको ये नजर आ रहा है, आपको दो सदस्य नजर आ रहे हैं। अगर इसके एक सदस्य की बात करें तो बाह्य दलपुंज के एक सदस्य को बाह्य दल बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, बाह्य दल बोला जाता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये आपका बाह्य दल पूर्ण हुआ। तो बाह्य दलपुंज क्या है कि उसका सहायक चक्र होता है, सबसे बाहर का चक्र होता है, उसका पहला चक्र होता है, हरे रंग का होता है, उसको सुरक्षा देता है और इसका एक सदस्य क्या कहलाएगा, बाह्य दल कहलाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। अगर अपन दूसरे चक्र की बात करें तो आपको इसके अंदर की ओर क्या नजर आ रहा है, जैसे इस बाह्य दलपुंज को हटाए थोड़ा अंदर की ओर जाए तो अपने को क्या नजर आ रहा है, दलपुंज। दलपुंज नजर आ रहा है। तो दलपुंज के बारे में अगर अपन पढ़ना चाहें तो दलपुंज को क्या बोल सकते हो, पुष्प का दूसरा चक्र बोल सकते हो। अच्छा ये भी क्या होता है कि सहायक चक्र होता है। अब देखो सहायक चक्र कैसे है कि ये पुष्प का दूसरा चक्र है, सहायक चक्र। अब ये दलपुंज आप किस पार्ट को बोलते हैं, अगर आपने कभी भी फ्लोर को देखा हो तो फ्लोर में आपको पुष्प में आपको अलग अलग कलर नजर आते हैं, या तो पुष्प रेड कलर का नजर आ रहा है, या फिर येलो कलर का नजर आ रहा है, बैंगनी कलर का नजर आ रहा है, व्हाइट कलर का नजर आ रहा है। तो जो कलरफुल जो पार्ट आपको नजर आता है वो कलरफुल पार्ट ही क्या होता है, दलपुंज होता है। इसका मतलब जो दलपुंज होते हैं वो रंगीन होते हैं, रंगीन यानी अलग अलग कलर के होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात कि रंगीन कलर के होते हैं। अब इनका रंगीन कलर होने का क्या फायदा है, देखो ये अलग अलग कलर का होगा तो जो कीट पतंगे होते हैं, मधुमक्खियां होती हैं, तितलियां होती हैं और छोटे कीट पतंगे होते हैं, वो इन दलपुंज के कलरों की वजह से ही पुष्पों की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसका मतलब इनका कार्य क्या होता है, कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करना। क्या काम करते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं उन कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ताकि वो कीट पतंगे पुष्प की ओर क्या हो, आकर्षित हो। समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर कोई कीट पतंगा पुष्प की ओर आकर्षित होगा तो ये फिर आकर्षित क्यों करते हैं, देखो ये वाला जो पार्ट होता है परागकोश, इसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जिनको पराग कण बोलते हैं। क्या बोलते हो, पराग कण बोला जाता है। और ये जो पराग कण होते हैं, इन्हीं पराग कणों के अंदर क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। जब कीट वगैरह यहाँ पे बैठेंगे तो ये पराग कण उनके पंखों पे या उनके पैरों से चिपक जाएंगे और वही कीट उड़ करके यहाँ बैठेगा तो वो पराग कण यहाँ गिर जाएंगे।
तो पराग कोश से ये जो पराग कण होते हैं उनका निकल के अगर इस वाले पार्ट पे गिर जाए या वर्ती कागज पे गिर जाए तो उसे बोला जाता है परागण। तो इस परागण की क्रिया में ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि अगर ये कलरफुल नहीं होता तो कीट पतंगे इनकी ओर आकर्षित नहीं होते। अगर इनकी ओर आकर्षित नहीं होते तो इनमें परागण की क्रिया नहीं होती। समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब ये दलपुंज वाला पार्ट परागण की क्रिया में सहायता करता है। समझ रहे हो? तो दलपुंज के बारे में आप क्या लिखोगे कि ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है, ये रंगीन पार्ट होता है और इसके रंगीन होने के कारण ही कीट पतंगे इनकी ओर आकर्षित होते हैं। इनके कलरफुल के कारण ही कीट पतंगे इनकी ओर आकर्षित होते हैं। अब कीट पतंगे आकर्षित होने के कारण इनमें क्या होगी, परागण की क्रिया आसानी से हो पाएगी। इसका मतलब परागण की क्रिया में पार्ट क्या करता है, सहायता करता है। समझ रहे हो मेरी बात? ये तो सुरक्षा में सहायता कर रहा था, ये वाला परागण में सहायता कर रहा है, कीटों को आकर्षित करने में सहायता कर रहा है। इसका मतलब दोनों पार्ट क्या है, सहायक चक्र है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बाह्य दलपुंज जो होता है उसका एक सदस्य बाह्य दल कहलाता है। तो इसका भी एक सदस्य क्या कहलाएगा, तो इसका जो एक सदस्य होता है उसको दल बोला जाता है। क्या बोलते हो, दल बोला जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपका दलपुंज वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। देखो नेक्स्ट पार्ट की अपन बात करें तो ये आपने सहायक चक्र के बारे में पूरा पढ़ लिया कि पुष्प का सहायक चक्र कौन सा आता है, कि वो चक्र जो पुष्प के जनन की क्रिया में क्या करता है, सहायता करता है, वो सहायक चक्र होगा। और दूसरा जनन की क्रिया में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, वो जनन चक्र होता है। अब देखो अपन जनन चक्र की बात करें तो पुष्प का जो जनन चक्र होता है वो जनन चक्र भी दो होंगे। एक होता आपका पुमंग, एक को बोलते हैं पुमंग जो नर जनन अंग होता है, और एक को बोला जाता है जायांग जो मादा वाला पार्ट होता है। ये जो पुमंग वाला पार्ट होता है वो तीन पार्ट में, वैसे तो तीन पार्ट में डिवाइड होगा, लेकिन अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर दो ही पार्ट दिखा रखे हैं, तो अपन दो ही पार्ट देखेंगे। देखो वैसे तीन होते हैं, एक होता है पराग कोश, एक होता है पूतंतु, और एक वाला पार्ट योजी भी होता है जो इसमें नहीं दिखा रखा है। तो अपने को एग्जाम में पूछे तो अपने को 2 ही बताना है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने को 2 ही दिखा रखा है। जो जायांग वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट में भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र एक पार्ट होता है वर्तिकांग, और एक होता है अंडाशय। समझ रहे हो मेरी बात? ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब देखो पुमंग की बात करें तो पुमंग क्या है, वैसे तो पुष्प का तीसरा चक्र है। कौन सा चक्र है ये? पुष्प का तीसरा चक्र है। ये क्या है? नर जनन अंग होता है। तो पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। और अब इसकी बात करें देखो ये जनन में सहायता कैसे करता है। देखो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, परागकोश, पूतंतु और योजी। अब देखो यहां से देखें, अगर मैं बार बार ये 2 पार्ट हटा दूं यहां से, ये वाले पार्ट अपने यहां से हटा दिए, ये देखो ये वाले पार्ट अपने यहां से हटा दिए। अब आपको क्या क्या नजर आ रहा है? ये बीजांडलिया, ये अंदर वाला पार्ट, इसको पूतंतु बोलते हैं। और ये परागकोश है, ये पूतंतु है। अपन इस वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं। जायांग कौन से पार्ट को बोल रहे हैं? ये जो आपको यहाँ से नलिका नजर आ रही है और इसके ऊपर ये पानी के समान ये जो संरचना नजर आ रही है, इस वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं।
देखो अपन क्या बोलेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अपन बोले कि पुष्पासन वाले भाग से, ये जो पुष्पासन है यहाँ से एक नलिकाकार संरचना जुड़ी होती है और उस नलिकाकार संरचना को बोला जाता है पुतंतु बोला जाता है। और इस पुतंतु का जो ऊपर वाला भाग होता है वो द्विपालित होता है, यानी 2 पालियों में इस प्रकार से बटा होता है। इस भाग को बोला जाता है परागकोश। तो पुतंतु का एक पार्ट तो पुष्पासन से जुड़ा होता है और एक पार्ट होता है वो द्विपालित होता है, उस पार्ट को बोला जाता है परागकोश बोला जाता है। अब ये जो परागकोश होता है देखो द्विपालित है, इस वाले परागकोश में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जिनको बोलते हैं परागकण। क्या बोला जाता है, परागकण बोला जाता है। और ये परागकण अगर यावर्ती कागज पे गिर जाए तो उसे बोलते हैं परागण। इसका मतलब ये परागकण परागण की क्रिया में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसके बारे में आप क्या लिखोगे कि पुमंग होता है वो पुष्प का तीसरा चक्र होता है, ये जनन चक्र होता है और 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो पुमंग होता है वो 3 भाग, पुमंग के 3 भाग होते हैं जैसे परागकोश, पुतंतु और योजी। तो पुतंतु तो क्या है कि पुष्पासन से जुड़ा हुआ पार्ट है, नलिकाकार पार्ट है, डंठल के समान भी बोल सकते हो कि डंठल के समान पार्ट है, जिसका ऊपर का फुला हुआ भाग द्विपालित है, उसको परागकोश बोला जाता है। और उस वाले परागकोश में पराग कण भरे होते हैं। ये परागकण परागण की क्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अगर ये कोई परागकण है, एक परागकण यहाँ से फट गया, यहाँ से फट जाएगा तो एक परागकण से 2 नर युग्मक बाहर निकलेंगे। कितने नर युग्मक बाहर निकलेंगे, 2 नर युग्मक। इसका मतलब नर युग्मक कौन से भाग में होते हैं, पराग कणों के अंदर पाए जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो यह आपका दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ कि पुमंग क्या है। समझ रहे हो। तो पुमंग तीसरा चक्र होता है, नरजनन अंग होता है और ये जनन चक्र में भाग लेता है। इसके 3 भाग होते हैं, नीचे का भाग पुतंतु होता है, ऊपर का पालीनुमा भाग होता है वो परागकोश होता है। इस वाले भाग में परागकण होते हैं जो परागण की क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसकी जो पालियां होती है, ये जो पालियां इनको आपस में जोड़ने का जो काम करता है, उस वाले भाग को बोला जाता है योजी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, योजी। तो ये अपना पुमंग वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। एक बात और देखो कि अपने बाह्य दलपुंज के एक सदस्य को क्या बोला, बाह्य दल। दलपुंज के एक सदस्य को बोला दल। तो पुमंग के एक सदस्य को क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पुंकेसर बोला जाता है। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो लास्ट पॉइंट है इस पुष्प का कि अपना चौथा जो चक्र होता है उसको बोला जाता है जायांग। ये मादा जनन वाला पार्ट होता है। देखो जायांग सबसे बीचों बीच जो आपको नजर आ रहा है, ये बार वाला मैं मिटा देता हूँ एक बार के लिए। सबसे बीचों बीच जो आपको नजर आ रहा है उसको क्या बोला जाता है, जायांग बोला जाता है। देखो जायांग वाला पार्ट अगर अपन अलग से बना के देखें तो ये जायांग वाला पार्ट देखो इस प्रकार है, सबसे बीचों बीच। अब देखो इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो कि पुष्प का कौन सा चक्र होता है, चौथा चक्र होता है। ये पुष्प का चौथा चक्र है। इस वाले पार्ट को बोला जाता है वर्तिकाग्र। इस वाले पार्ट को बोलते हैं वर्तिका। इसे बोला जाता है अंडाशय और इसके जो अंदर वाला पार्ट है उसे बोला जाता है बीजांड। और बीजांड वाले पार्ट के अंदर यहाँ पाए जाते हैं मादा युग्मक। अब देखो इसके बारे में कि ये पुष्प का क्या होता है, ये पुष्प का चौथा चक्र होता है। ये पुष्प का चौथा चक्र होता है जिसे मादा जनन अंग बोला जाता है। समझ रहे हो। तो इसे मादा जनन अंग बोला जाता है। ये जनन चक्र भी होता है और ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, ये जो जायांग वाला पार्ट होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ऊपर का पार्ट जो फुला हुआ, इसका जो ऊपर का जो फुला हुआ पार्ट है, ये जो पार्ट है उसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। अभी देखो थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि परागकोश से परागकण निकल के वर्तिकाग्र पे गिरे
तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है? परागण। इसका मतलब है कि परागण की क्रिया कौन से पार्ट पे होती है? वर्तिकाग्र वाले भाग में ही संपन्न होती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पौधों में परागण की क्रिया कौन से भाग में होती है? पुष्प के कौन से भाग में होगी? वर्तिकाग्र वाले भाग में होगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप क्या बोलोगे कि जायांग होता है, पुष्प का चौथा चक्कर होता है, मादा जनन अंग होता है, 3 पार्ट होते हैं। अगर वर्तिकाग्र की बात करें तो ये जायांग का सबसे ऊपर का फूला हुआ भाग होता है जिसे वर्तिकाग्र बोला जाता है। इस वर्तिकाग्र वाले भाग में ही परागकण आके गिरते हैं और परागण की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। अगर दूसरी बात करें तो वर्तिका, तो अपन क्या बोलेंगे कि वर्तिकाग्र के नीचे एक नलिकाकार संरचना होती है, उसे बोलते हैं वर्तिका बोला जाता है। अगर यहाँ से इसे कट कर दिया जाए, यहाँ से इसे कट कर दिया जाए तो क्या ये वर्तिकाग्र अंडाशय से जुड़ पाएगी? नहीं जुड़ पाएगी। तो देखो इसका मतलब है कि वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का काम करती है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर यहाँ पर कोई भी पराग कण गिरा है तो अगर उस पराग कण का क्या हुआ? अंकुरण हुआ, तो यहाँ से एक नली निकलेगी जिसे पराग नली बोला जाता है और वो पराग नली इस वर्तिका वाले भाग से नीचे की ओर वृद्धि करती हुई ही बीजांड तक पहुंचती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या बोलेंगे कि वर्तिकाग्र पे जो परागकण अंकुरित होते हैं उनसे निकली पराग नलिका वर्तिका वाले भाग से होती हुई ही बीजांड तक पहुंचती है। समझ रहे हो? लास्ट पॉइंट अपना अंडाशय। तो बोलेंगे मादा जनन अंग का सबसे नीचे का फूला हुआ पार्ट अंडाशय होता है। अंडाशय वाले भाग में ही क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है और बीजांड के अंदर क्या पाए जाते हैं? मादा युग्मक पाए जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ये अंडाशय वाला भाग होता है। ये अंडाशय तो क्या करता है? ये तो फल बनाता है। अंडाशय तो बनाता है, आपका फल बनाता है, और ये बीजांड होता है, ये फल के अंदर क्या बनाएगा? बीज बनाएगा। क्या बनाएगा? बीज बनाएगा। और ये मादा युग्मक बनाएगा, बीज के अंदर भ्रूण का निर्माण करेगा। समझ रहे हो? तो अंडाशय सबसे नीचे का पार्ट होता है, इसके अंदर बीजांड होता है, बीजांड बीज बनाता है और अंडाशय फल का निर्माण करता है। ये आपका पुष्प कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट होती है और हम आपसे विदाई लेते हैं। ओके बाय।